Now we are talking about SN1 SN2 combined reaction कि कब SN1 होगी और कब SN2 होगी। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट SN1 SN2 रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। सो SN1 SN2 रिएक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन सेवरल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। जो फर्स्ट फैक्टर है इट इज़ द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट के नेचर पर। सेकंड, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। थर्ड, नेचर ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। और फोर्थ इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर SN1 SN2 डिपेंड करेगी। सो SN1 एंड SN2 रिएक्शन depends on following factor। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? द नंबर वन फैक्टर इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। SN1 SN2 reactions depends on following factors। नंबर वन, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। हम लोग अब यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। SN1 SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर वन इज नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नंबर टू, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नंबर थ्री, नेचर ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। इसके लिए एक खास टर्म यूज करते हैं एंड दैट टर्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पर SN1 SN2 डिपेंड करती है। जनरली इन दोनों में एक ही है जो न्यूक्लियोफिलिसिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन दोनों रिएक्शन कंबाइंड रूप से साथ साथ चलती हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर भी डिपेंड करेंगी। और जो फोर्थ पार्ट है इट इज़ द नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो पहला हमारा पॉइंट है कि फर्स्ट पॉइंट कि नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। आप ध्यान करो, सबस्ट्रेट को हम लोग RX बोलते थे। RX मतलब कोई एल्कल हैलाइड होगा, लेकिन एल्कल हैलाइड के अलावा और भी सबस्ट्रेट हो सकते हैं। तो इस RX पर, ये देखिए इस RX पर, ये अंडरलाइन किया RX, इस RX के ऊपर डिपेंड करेगा। और बेसिकली क्या, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ R के साइज पर ये डिपेंड करेगा। तो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। नाउ नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में हम लोग दो तीन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट्स में जो नंबर वन है दैट इज एक ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें हिंड्रेंस बहुत कम है। हम लोग ने CH3X ले लिया। दूसरा CH3 CH2X। तीसरा है CH3 CHX और इधर भी CH3 लगा हुआ है। और थर्ड इज CH3C, ये CH3, ऊपर भी CH3 और नीचे X। तो आप पूछ सकते हो कि ये वाला हैलाइड जो है, दिस हैलाइड इज प्राइमरी। ये वाला हैलाइड भी प्राइमरी है, दिस हैलाइड इज सेकेंडरी। और ये वाला हैलाइड टर्शरी हैलाइड है। इन हैलाइड पर SN1 और SN2 कैसे डिपेंड करती है वो देखना है हम लोगों को। तो CH3X का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि कार्बन, इसमें
एक एच आपका बार है, दूसरा एच, तीसरा एच और ये एक्स। एच का साइज बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका कैसा होगा, बहुत कम होगा, वीक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। ये आपने इसको वीक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दिया। अब जब H की जगह CH3 लगना चालू होंगे, H की जगह जब CH3 लगना चालू होंगे, ऐसे केस में हिंड्रेंस कार्बन पर बढ़ेगा। जिस कार्बन पर लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला कार्बन, इसको हम लोग बोल रहे हैं दिस इज सेंट्रलाइज कार्बन। तो नीचे वाला का ओरिएंटेशन जो है वो इस टाइप का होगा कि सी पर एक कार्बन इस टाइप से रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, दिस इज थर्ड कार्बन, और इसी पर एक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन कार्बन पर एच भी होंगे, जो जनरली कार्बन की वैलेंसी 4 तो होती ही है, सब जगह आपने एच लगा दिया, ये भी एच और ये भी एच। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को देखें आप कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, इस वाले के अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब आपने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, दैट न्यूक्लियोफाइल इज Nu-, इस Nu- की हम लोग बात कर रहे हैं। SN2 रिएक्शन में हमेशा बैक अटैक होता है, तो बैक अटैक तो इसमें क्या आसानी से हो जाएगा, क्योंकि कार्बन तक पहुंचने के लिए स्पेस काफ़ी है और रिपल्सिव फोर्सेस बहुत कम है। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर आसानी से नहीं पहुंच पाएगा। तो आप मैकेनिज्म ध्यान करो, SN2 में हमेशा बैक साइड अटैक करता था, तो ये वाला सबस्ट्रेट जो है ये SN2 को फेवर करेगा, जबकि ये सबस्ट्रेट SN1 को फेवर करेगा, क्योंकि SN1 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक नहीं करता है, वो वेट करता है कि लीविंग ग्रुप पहले बाहर चला जाए और प्लेनर इंटरमीडिएट बने। प्लेनर इंटरमीडिएट पर ईजिली अटैक होता है। तो इस पूरे सिस्टम में आप बोल सकते हो, जब आप इन सबस्ट्रेट को कंपेयर करेंगे तो नीचे से जब ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ SN2 इंक्रीज करेगा, लेकिन ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो रेट ऑफ SN1 इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ SN1 इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे सेंट्रलाइज कार्बन पर स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी, सेंट्रलाइज कार्बन हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, यहाँ पर ये रहा आपका सेंट्रलाइज कार्बन और इसके अंदर ये रहा आपका सेंट्रलाइज कार्बन। सेंट्रलाइज कार्बन पर जब हिंड्रेंस बढ़ेगा तो रिएक्शन का नेचर SN2 से SN1 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जबकि यदि आप उल्टा बोलें कि कार्बन पर, सेंट्रलाइज कार्बन पर कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, जब स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर नहीं होगा, ऐसे केस में बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ईजिली पॉसिबल। तो रिएक्शन जो है वो SN2 नेचर को फॉलो करती जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सबस्ट्रेट लेके चल रहे हैं और उस सबस्ट्रेट में सब्स्टिट्यूशन बढ़ाएंगे हम लोग। ये आप CH3X ले लिया, फिर आपने दूसरा लिया CH3 CH2X, तीसरा लिया CH3 CH2, अगेन CH2 और EX। तो बगल वाली पोजीशन अल्फा होती है ठीक X के, ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन बीटा। नाउ दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। इनमें सेंट्रलाइज कार्बन कौन से हैं? सेंट्रलाइज कार्बन पहले वाले में
ये ही सेंट्रलाइज कार्बन है, दूसरे वाले में ये वाला सेंट्रलाइज कार्बन है और तीसरे में ये सेंट्रलाइज कार्बन है। तो सेंट्रलाइज कार्बन पर जब ग्रुप का साइज बढ़ेगा हिंड्रेंस बढ़ेगा, और जब हिंड्रेंस बढ़ेगा तो आप बोल सकते हो कि इस डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जब आप मूव करेंगे तो रेट ऑफ SN2 बढ़ेगा, और जब आप इधर से इस तरफ मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो आप बोलोगे कि रेट ऑफ SN1 बढ़ेगा। ये हम लोग कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं, कंपैरेटिवली। दूसरी बात आती है कि और क्या क्या सबस्ट्रेट हो सकते हैं। अब और सबस्ट्रेट CH3X, दूसरा है CH3 CH2X एंड थर्ड वन इज, इसी पर आपने X बढ़ा दिया, वही प्राइमरी सेकेंडरी की बात, फिर टर्शरी की बात। तो टर्शरी पर बैक साइड अटैक आसानी से पॉसिबल नहीं होता। इस तरफ मूव करेंगे, रेट ऑफ SN1 बढ़ेगा, रेट ऑफ SN1 यहां पर इंक्रीज करेगा। एक टर्म होती है, दैट टर्म इज कॉल्ड अल्फा सब्स्टिट्यूशन, एक होती है बीटा सब्स्टिट्यूशन। तो बीटा सब्स्टिट्यूशन भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप ऐसा देख लें कि एक आपने ये लिया, ये प्राइमरी हैलाइड है, इसको हम लोग बोलते हैं नियो पेंटाइल हैलाइड, और दूसरा CH3CH CH3 CH2X। तो X को यदि आप फिक्स कर दें, X को फिक्स कर दिया, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ये अल्फा, ये बीटा। बीटा पर जब सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं तो हिंड्रेंस फिर से बढ़ता है, और फिर से आप सेंट्रलाइज कार्बन की यदि बात करो तो इसमें ये वाला सेंट्रलाइज कार्बन है, इसमें आपका ये वाला सेंट्रलाइज कार्बन है, और इसमें ये वाला आपका सेंट्रलाइज कार्बन है। तो इन दोनों में हिंड्रेंस पहले वाले में ज़्यादा होगा, तो पहले वाले का रेट SN1 के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, रेट ऑफ SN1 इज मोर। दूसरे वाले में रेट ऑफ SN2 इज मोर। SN2 मोर, SN1 मोर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये हमने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया। इसमें जो क्लियर सब्स्टिट्यूशन है वो कुछ इस टाइप का रहेगा। देखें आप, इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन के लिए आपने इधर पर नियो पेंटाइल हैलाइड ले लिया, CH3, ये CH3, दिस इज CH3 CH2X, दूसरा CH2X, ये सभी प्राइमरी हैं, और फिर एक और हटा दिया तो CH3 CH2 CH2X एंड फोर्थ वाला CH3 CH2X। हिंड्रेंस जो है किस पे ज़्यादा होगा वो देखना है आपको। हिंड्रेंस की बात कर रहे हैं तो पहले आप ये सेंट्रलाइज कार्बन इधर पर ये रहा, ये सेंट्रलाइज कार्बन, दिस इज सेंट्रलाइज कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो सेंट्रलाइज कार्बन। इस X के रिस्पेक्ट में देखोगे आप, X के रिस्पेक्ट में, तो X के रिस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, ये X के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा, X के रिस्पेक्ट में अल्फा, दिस इज बीटा, X के रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा और ये बीटा। तो यहाँ पर देखें कि बीटा पर एक H लगा हुआ है, इसमें बीटा पोजीशन पर एक CH3 लग गया, इसमें बीटा में 2 CH3 लग गए, और इसमें बीटा में 3 CH3 लग गए। हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा इस सेंट्रलाइज कार्बन पर हो गया। तो जब आप इधर से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप बोल सकते हो
कि रेट ऑफ SN1 इंक्रीज करेगा, लेकिन इस तरफ जब आप मूव करेंगे तो रेट ऑफ SN2 इंक्रीज करेगा। ये बात हो गई। तो ध्यान रखना, आप जैसे जैसे बीटा पोजीशन सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, हिंड्रेंस वहां भी बढ़ता चला जाएगा, हिंड्रेंस बढ़ता चला जाएगा। तो सबस्ट्रेट में 3 पॉइंट आते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप बोल सकते हो कि प्राइमरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी लाइट। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर इज फाउंड टू बी फॉर SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, as the beta substitution increases, rate of SN1 increases। बीटा पर सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा, SN1 का रेट बढ़ेगा। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो ध्यान रखना है आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बोलते हैं बेंजाइल सबस्ट्रेट एंड एलाइल सबस्ट्रेट। आर equally good for SN1 and SN2 रिएक्शन। यानी बेंजाइलिक और एलाइलिक सबस्ट्रेट जो है वो SN1 और SN2 रिएक्शन दोनों के लिए बेस्ट है। आप बोलोगे SN1 रिएक्शन बढ़िया होती है, फास्ट होती है, SN2 ये भी फास्ट होती है। अब इसकी क्या वजह है, वो वजह हम लोगों को देखनी है। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये एलाइलिक सबस्ट्रेट है। इस एलाइलिक सबस्ट्रेट पर SN1 गुड होगी। गुड मीन्स फास्ट। कारण SN1 रिएक्शन में X पहले चला जाता है, पढ़ा था हम लोगों ने। मान लीजिए ये X पहले ही चला गया तो इंटरमीडिएट ये वाला बनेगा, CH2+, ये इंटरमीडिएट बनेगा। अब आप बोल सकते हो ये इंटरमीडिएट बन रहा है तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला होगा। जब कार्बोकैटाइन स्टेबल बनता है तो उसका फॉर्मेशन हमेशा फेवर करता है। तो SN1 के लिए गुड सबस्ट्रेट हो गया। SN2 में आपको ट्रांजिशन स्टेट बनानी है। वो ट्रांजिशन स्टेट ऐसी बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2, एक प्लेन के बाहर होगा और दूसरा प्लेन के अंदर होगा। इधर से लीविंग ग्रुप बाहर जा रहा है। वो लीविंग ग्रुप क्या है, X, ये बाहर जा रहा है और लीविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये भी डेल्टा माइनस। लेकिन यहां पर ये p ऑर्बिटल है, ये ट्रांजिशन स्टेट है किसकी, SN2 की। अब जितना भी चार्ज यहां पर प्रेजेंट होगा ये अपनी एडजेसेंट ऑर्बिटल में रेजोनेंस के थ्रू डिस्पर्स कर जाएगा। जब ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो है डिस्पर्स कर गई, ये ट्रांजिशन स्टेट है, दिस स्टेट इज ट्रांजिशन, सही लगा दिया, ये लगा दिया हम लोगों ने हैश का साइन। तो जैसे ही आपने इसको ट्रांजिशन स्टेट को बोला कि एनर्जी इसकी
लोअर हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बढ़ रही है। जैसे ही स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे उसका फॉर्मेशन हमेशा प्रमोट करेगा। तो दिस सबस्टेट इज इक्वली गुड फॉर SN1 एज वेल एज SN2 रिएक्शन। सेम आपका इस बेंजाइलिक सबस्टेट के लिए होता है। मीन्स बेंजीन ले ली, बेंजीन पर CH2X, इसमें भी यही कहानी है। X निकला, कार्बोकैटाइन रेजोनेंस से स्टेबलाइज बन गया और ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, इट इज़ फॉर SN2। तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों इक्वली गुड है SN1 और SN2 के लिए, लेकिन इनकी रिएक्टिविटी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही। वो डिफरेंस हम लोग देखेंगे अभी आगे। तो ये बात आई नेचर ऑफ सबस्टेट की। हम लोग ने कितने पॉइंट लिखे थे ये देखें आप। नेचर ऑफ सबस्टेट और उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखना है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर कैसे डिपेंड करेगा। देखें यहां ध्यान से, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम लोग दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। जो जनरली सॉल्वेंट यूज होते हैं उसमें से एक है पोलर, ध्यान रखना पोलर तो नहीं रहते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एंड सेकंड इज पोलर अपोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब उसके अंदर डाइपोल मोमेंट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। और हम लोग बोलते हैं और अभी देखेंगे भी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो इफेक्टिव स्पीयर है, इफेक्टिव स्पीयर्स, ये इफेक्टिव स्पीयर्स इसके अंदर पॉजिटिव होते हैं, जबकि पोलर अपोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो इफेक्टिव स्पीयर होंगे, इफेक्टिव स्पीयर, ये स्पीयर्स निगेटिव होंगे। तो पहली चीज आती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे आप वाटर ले लें, वाटर के अंदर आपको मालूम है कि ये बॉन्ड एंगल कितना होता है 105, एग्जैक्ट नहीं ले रहे हम लोग, 105 का ये बॉन्ड एंगल है। लेकिन ऑक्सीजन और H में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो इसने विड्रॉ किया, एक फोर्स आपका इस तरफ लगा, इसने भी विड्रॉ किया, एक फोर्स आपका इस तरफ लगा। दो फोर्स F का रिजल्टेंट ये बीच में से पास करेगा, ये फोर्स बीच में से पास करेगा। तो अब आप सोचेंगे ये बीच में से जो फोर्स पास कर रहा है और साथ साथ इस H पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। अब आप देखो कि H का साइज बहुत छोटा है, हाइड्रोजन की हम लोग यदि बात करें तो H का साइज बहुत छोटा है, इसका न्यूक्लियस, और छोटे साइज पर आपने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहां पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी राइज कर जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की यदि आप बात करो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का न्यूक्लियस तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन बाहर नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज ट्रांसफ़र होगा और नेगेटिव की क्वांटिटी यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी। तब आपसे पूछें कि वाटर में O और H में चार्ज की क्वांटिटी कहाँ ज़्यादा है, आप बोलेंगे H पर ज़्यादा है, लेकिन किस टाइप का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोगों ने लिखा था कि इस पर जो इफेक्टिव स्पेयर्स होंगे, ये इफेक्टिव स्पेयर्स कौन से होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेयर्स होंगे।
तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होंगे जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट तो प्रेजेंट हो, डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट हो और एसिडिक प्रोटॉन हो। एसिडिक प्रोटॉन होगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी उस पर रिच होगी, हमेशा वो एनाइन को स्टेबलाइज कर लेगा, एनाइन को स्टेबलाइज कर लेगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऑलवेज स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज मीन्स सॉल्वेट, ऑलवेज सॉल्वेट द एनाइन। जबकि पोलर अपोटिक सॉल्वेंट के साथ दूसरी कहानी है, ये सॉल्वेट जो करेगा, ये सॉल्वेट करेगा कैटाइन। लेकिन कैटाइन वो होने चाहिए जो स्टेबल हो, ऐसे कैटाइन ना हो जो खुद ही अपने आप में अनस्टेबल हो, जैसे कार्बोकैटाइन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटाइन अनस्टेबल। अनस्टेबल का कभी सॉल्वेशन नहीं होता है, सॉल्वेशन मीन्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सॉल्वेशन मीन्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो इस टाइप के जो सॉल्वेंट को हम लोग यूज करते हैं सॉल्वेशन के लिए, वो मेटेलिक कैटाइन लाइक सोडियम प्लस, के प्लस, आरबी प्लस, Mg2 प्लस एटसेट्रा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होगा जिसमें डाइपोल मोमेंट तो प्रेजेंट हो, साथ साथ एसिडिक H भी प्रेजेंट हो। इसका एग्जाम्पल में वाटर हो गया, D2O हो गया, मिथाइल एल्कोहल हो गया, इथाइल एल्कोहल हो गए, एसिड हो गए। ये सारे जो है एग्जाम्पल किसके, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल्स हैं। अब बात आती है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैसे क्या करता है, देखना आप यहां। यदि आप कोई एनाइन लेते हो, एनाइन मान लीजिए आपने Z- लिया, Z- एनाइन को आपने पोलर प्रोटिक में डाल दिया, तो Z- क्या करेगा कि वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल को अपने सराउंडिंग में अटैच करेगा। मीन्स ये आपका कोई Z है जिस पर बाहर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से यहाँ पर बाहर वाटर के पॉजिटिव स्पेयर्स, H के पॉजिटिव स्पेयर इसको बाउंड कर लेंगे, ये बाउंड कर लिया। पॉजिटिव स्पेयर ने जैसे ही इसको बाउंड किया तो ये चार्ज सप्लाई स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव कांटेक्ट में आए, चार्ज सप्लाई शुरू हुआ। चार्ज सप्लाई का मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज कर जाएगी, एनर्जी यहाँ पर रिलीज कर जाएगी। और जैसे ही यहाँ पर एनर्जी रिलीज करी, आप बोलोगे कि Z- स्टेबल हो रहा है, Z- यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, तो इस एनर्जी को हम लोग नाम दे देंगे, दिस इज सॉल्वेशन एनर्जी। इस टाइप से स्टेबलाइजेशन होता है। तो जब हम लोग RX लेते हैं, RX में जब X बाहर जाए तो बनता है R+ और X-। सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पोलर प्रोटिक की। हमने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले कि कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज नहीं होते इस टाइप के सॉल्वेंट से, तो ये सॉल्वेंट क्या करेगा, इस X- को ऐसे ही स्टेबलाइज करेगा जैसे कि इसने Z- को किया है, जैसे कि इसने Z- को किया है, इतना इसके अंदर स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। Z- को जब ये स्टेबलाइज कर रहा है, X- को उसी स्टाइल में स्टेबलाइज करेगा, तो X- तो चला गया अपने सॉल्वेशन में, और ये R+ इज फ्री फॉर रिएक्शन, ये रिएक्शन के लिए फ्री हो गया, ये आपका रिएक्शन के लिए फ्री हो गया। जब ये रिएक्शन के लिए फ्री हो ही गया, तो आप सोचें कार्बोकैटाइन किस रिएक्शन में बनता था, SN1 में। तो इस टाइप के सॉल्वेंट हमेशा SN1 रिएक्शन को प्रमोट करेंगे, ऑलवेज प्रमोट्स SN1 रिएक्शन।
अब आती है बात अपोटिक सॉल्वेंट की। सो पोलर अपोटिक सॉल्वेंट। पोलर का वही मतलब हुआ कि डाइपोल इज मस्ट, यहां पर डाइपोल इज प्रेजेंट। अब अपोटिक का मतलब क्या हुआ? अपोटिक का मतलब सिंपली यह है कि वहां पर एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। जैसे ईथर, ईथर है आपका ROR, ये R से रिलीज करता है, ये R रिलीजिंग ग्रुप है, O पर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। O को यदि कोई थोड़ा सा चार्ज सप्लाई करे तो O तो उसको डिस्पर्स कर लेगा। मान लीजिए O पर एक्सेस ऑफ चार्ज दे दिया, बहुत ज़्यादा चार्ज दे दिया, तो चार्ज उस पर प्रेजेंट रहेगा और दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा। तो एसिडिक प्रोटॉन इसके अंदर नहीं होता है। इसकी जो एग्जाम्पल हैं दैट इज ईथर। ईथर इसका एक एग्जाम्पल हो गया। DMG, डाई मिथाइल ग्लॉक्साइन। अभी देखते हैं हम लोग DMSO, डाई मिथाइल सल्फोन ऑक्साइड। HMPA, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरामाइड। और THF, टेट्राहाइड्रोफोरॉन। देन क्राउन ईथर। ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब DMG और DMSO में देखें आप कि जैसे ये वाला कंपाउंड DMSO है, यहाँ S लगा हुआ है और S पर ये CH3। ये डाई मिथाइल सल्फोनो ऑक्साइड है। O पर चार्ज कैसा आएगा? O पर चार्ज आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों इसको रिलीज कर रहे हैं, ये दोनों इसको रिलीज कर रहे हैं। तो इस टाइप में क्या O पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी। जैसे ही इस पर ज़्यादा डेंसिटी रहेगी, ज़्यादा डेंसिटी रहेगी किस पर? O पर ज़्यादा डेंसिटी रहेगी। जब O पर ज़्यादा डेंसिटी है तो O जो है वो मेटालिक कैटाइन को स्टेबलाइज कर लेगा। जैसे Na प्लस DMSO। आप क्या करोगे? ये Na प्लस है सराउंडिंग, बाहर ये नेगेटिव स्पेयर, बाहर नेगेटिव स्पेयर। ये देखो, ये इसने इसको स्टेबलाइज कर लिया। स्टेबलाइज कर लिया तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज कर रही है। ये एनर्जी कौन सी हो गई? दिस इज सॉल्वेशन एनर्जी। ये आपकी सॉल्वेशन एनर्जी हो गई। तो ये था नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो बीन्स आप सोचो कि RX को यदि आयनाइज करो तो X माइनस जो इससे बाहर निकल रहा है, इस X माइनस को अपोटिक सॉल्वेंट स्टेबलाइज ही नहीं कर पा रहे। अपोटिक सॉल्वेंट जब स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका एक सिंपल मतलब हुआ कि RX इस टाइप के सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आयनाइज नहीं होगा। तो पोलर अपोटिक सॉल्वेंट ऑलवेज फेवर्स SN2 रिएक्शन, दे फेवर्स SN2 रिएक्शंस। तो ये हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया। जो टर्म हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहे हैं, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी इस सॉल्वेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। वो कैसे होती है अब हम लोग देखते हैं। नेचर ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो हम लोग ने नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बाद हम लोग अब बात करेंगे अबाउट द न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो बात आती है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ व्हाट? इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक पैरामीटर। काइनेटिक पैरामीटर। आप ऐसा सोचें कि इस y माइनस की रिएक्शन Rx के साथ हो रही है और y माइनस ने यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र किया, इधर से x बाहर गया, तो प्रोडक्ट आपका आया y बॉन्ड R और साथ में x माइनस आया। इस y माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी स्टडी करनी है, तो सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं। सॉल्वेंट लें आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हम लोग बात कर रहे थे कि दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक में जो इफेक्टिव स्पेयर्स थे वो पॉजिटिव स्पेयर्स थे। तो यहाँ पर आप देखें कि ये y माइनस है, तो बीच में आपने क्या किया, एक स्पेयर लिया। स्पेयर किसका है? y माइनस का है। इस पर चारों तरफ नेगेटिव चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के जो पॉजिटिव स्पेयर होंगे, ये स्पेयर इसको चारों तरफ से बाउंड कर लेंगे। चारों तरफ से क्या? छह तरफ से, 10 तरफ से, कैसे भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली चार्ज ट्रांसफर होगा। तो जो चार्ज सॉल्वेंट को ट्रांसफर हो रहा है, ये स्पेयर किसके हैं? ये स्पेयर सॉल्वेंट के हैं। सॉल्वेंट को जो ये चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, ये ट्रांसफर बता रहा है बेसिसिटी। y माइनस ने सॉल्वेंट को जितना चार्ज दिया वो बेसिसिटी हो गई। मान लीजिए कुछ अमाउंट, इतना अमाउंट, यहां से इतना अमाउंट और इतना अमाउंट बच गया। जो बचा हुआ चार्ज है, ये y माइनस ने बचा हुआ चार्ज जो है इस R माइनस को ट्रांसफर कर दिया, x बाहर चला गया। तो बचा हुआ चार्ज जो ये ट्रांसफर कर रहा है, ये काइनेटिक पैरामीटर है और इसी टर्म को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी। यही टर्म कौन सी है? दिस टर्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा उतना ज़्यादा SN2 में ये डिस्प्लेसमेंट करेगा, उतना ही फास्ट डिस्प्लेसमेंट होगा। मीन्स उतनी ही फास्ट X बाहर चला जाएगा और रिएक्शन का रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये बात हम लोग बेसिसिटी की कर रही है और साथ में न्यूक्लियोफिलिसिटी की। अब इसी में हम लोग y माइनस में दो टाइप के केस लेते हैं। y माइनस है, y माइनस को आपने चारों तरफ से स्पेयर बाउंड कर लिया। दूसरा आपके पास x माइनस है, ये आपने बाउंड कर लिया। x की जगह आप ये क्या करोगे, इसको भी y ले लो, कोई समस्या नहीं है इसमें। दो y माइनस ले लिए, इसको ले रहे हैं पोलर प्रोटिक में। पोलर प्रोटिक में, इसलिए ये पॉजिटिव स्पेयर हो गए। इसको लिया आपने पोलर अप्रोटिक में, इसलिए इधर पर नेगेटिव स्पेयर डाल दिए। तो चार्ज ट्रांसफर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है। ये चार्ज ट्रांसफर हो गया। y पर जो चार्ज था, इस y पर कम बचेगा। चार्ज क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। लेकिन नेगेटिव, जब नेगेटिव के कांटेक्ट में आएगा तो चार्ज डिक्रीज नहीं करेगा। चार्ज का बेसिकली देखो आप तो इनहेंसमेंट होगा, लेकिन हम लोग सिर्फ y की ही बात कर रहे हैं। तो मीन्स y पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक। तो y ने बहुत सा चार्ज अपना सॉल्वेंट को दे दिया, चार्ज इस पर कम बचा हुआ चार्ज ट्रांसफर कर दिया, इसने पूरा ट्रांसफर कर दिया। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा हुई? ये y माइनस, दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, दिस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। और सॉल्वेंट को चार्ज ट्रांसफर करना इज बेसिसिटी। तो आप बोल सकते हो
ये वाई, दिस वन इज मोर बेसिक, दिस इज मोर बेसिक एंड लेस न्यूक्लियोफिलिक, दिस इज लेस न्यूक्लियोफिलिक, मोर न्यूक्लियोफिलिक एंड दिस वन इज लेस बेसिक। ये बात आई न्यूक्लियोफिलिसिटी की। अब इसी में आप ऐसा देखें कि हम लोग जब बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे तो आपको बताया कि बेसिसिटी इज ए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर वाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिक पैरामीटर। हर बेस न्यूक्लियोफाइल है, हर न्यूक्लियोफाइल बेस है, लेकिन उन दोनों के प्रोसेस में जाने के तरीके अलग अलग है। एक का काइनेटिक तरीका है और दूसरे का थर्मोडायनेमिक तरीका है। अब इसमें आप ऐसा देखें कि कंपैरिजन कैसे करेंगे। जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे हम लोग ने अभी Y माइनस लिया था, Y पर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर हो, तो आप बोलोगे दिस Y इज न्यूक्लियोफिलिक एटम, न्यूक्लियोफिलिक एटम। दूसरा आप देखो कि एक हम लोग ने लिया CH3OH, इसमें ऑक्सीजन जो है दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एटम, न्यूक्लियोफिलिक एटम। तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। नंबर 1, when nucleophilic atoms are same, then basicity and nucleophilicity are parallel to each other। इसका मतलब हुआ जो ज़्यादा बेसिक वही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक। जैसे एग्जाम्पल आप एक CH3O- लो, ये हम लोग पहली जो बातचीत अपने करनी शुरू करी है, ये सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक। हम लोग सभी कंपैरिजन अभी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में करेंगे। एक CH3O- ले लिया आपने और एक CH3CH2O-। O को तो कॉमन ले लो। CH3 क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, रिलीज करेगा। इथाइल क्या करेगा, और ज़्यादा रिलीज करेगा, तो इथाइल का चार्ज ज़्यादा नेगेटिव हो गया। अब दोनों ऑक्सीजन आपने ले ली, एक ऑक्सीजन ये, इस पर नेगेटिव चार्ज, दूसरा ऑक्सीजन ये, इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। दोनों के कांटेक्ट में यदि आप कोई वो लेके आए, मीन्स सॉल्वेंट के स्पेयर, पोलर प्रोटिक की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव स्पेयर कांटेक्ट में आए, जिसके पास चार्ज ज़्यादा है वही ज़्यादा सप्लाई करेगा, उस पर चार्ज ज़्यादा भी बचेगा क्योंकि चार्ज ज़्यादा है। और सॉल्वेंट का सैचुरेशन पॉइंट का लेवल क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर इसने चार्ज सप्लाई किया, कम करा, तो मीन्स आप बोल सकते हो इन दोनों में ये वाला ज़्यादा बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है, और चार्ज देने के बाद किस पर ज़्यादा बचा है, किस पर ज़्यादा बचा है, वो आपका क्या होगा, ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो यही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, यही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। पॉइंट नंबर 2, एनाइन आर more nucleophilic than conjugate। मोर न्यूक्लियोफिलिक के साथ साथ मोर बेसिक भी होगा, यही आप यहां पर भी आपका पैरेलल। लेकिन कंडीशन क्या, न्यूक्लियोफिलिक एटम्स आर सेम, न्यूक्लियोफिलिक एटम आर सेम। यहां भी न्यूक्लियोफिलिक एटम हमेशा सेम होंगे। ये आपने एनाइन लिया, ये कॉन्जुगेट ले लिया। एनाइन और कॉन्जुगेट में, एनाइन और कॉन्जुगेट में यही ज़्यादा बेसिक
और यही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक, लेकिन सॉल्वेंट कौन सा? पोलर प्रोटिक। पोलर अपोटिक में उल्टा होता है, पोलर अपोटिक में उल्टा हो जाता है, वो हम लोग देखेंगे अभी। ये आपका पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ये वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन न्यूक्लियोफिलिक एटम आर डिफरेंट। न्यूक्लियोफिलिक एटम्स अलग अलग है। जब न्यूक्लियोफिलिक एटम्स डिफरेंट होंगे उस केस में क्या होगा? वही मेन बात है, उस केस में क्या होगा? डिफरेंट का मतलब हुआ कि उनके साइजेस भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? F माइनस लिया। अच्छा, मेन बात क्या है कि यहाँ भी सॉल्वेंट जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दैट इज पोलर प्रोटिक। F माइनस Cl, Br और I। F माइनस का साइज बहुत छोटा है, इसको सॉल्वेंट ने चारों तरफ से बाउंड कर लिया। I का साइज बड़ा है, इसको सॉल्वेंट के स्पेयर्स ने बाउंड कर लिया। ये नेगेटिव है, ये स्पेयर्स कैसे हैं? पॉजिटिव स्पेयर्स हैं। सॉल्वेंट के स्पेयर्स पॉजिटिव है। ज़्यादा चार्ज ट्रांसफर इसमें होगा। जिसका साइज छोटा होगा आप बोलोगे दैट इज स्ट्रांगली सॉल्वेटेड। स्ट्रांगली सॉल्वेटेड। यहां पर चार्ज ट्रांसफर पुअर होगा तो आप बोलोगे पुअरली सॉल्वेटेड। ये आपका पुअरली सॉल्वेट हुआ। सॉल्वेशन का मतलब मैक्सिमम चार्ज कहां चला गया? सॉल्वेंट को चला गया। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में देने के लिए चार्ज क्या बचा? कम बचा। तो आप बोलोगे कि ऊपर से नीचे मूव करोगे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी। किस टाइप के सॉल्वेंट में? पोलर प्रोटिक। जो हम लोग लेके चल रहे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। तो ध्यान रहे आपको, ये सारा आपका पोलर प्रोटिक में हुआ। यदि अपोटिक में बात करें, इन अपोटिक सॉल्वेंट, तो F माइनस इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन I माइनस। जिसका साइज छोटा होगा वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, क्योंकि छोटे साइज पर नेगेटिव चार्ज आपने डाला और एक बड़े साइज पर नेगेटिव चार्ज आपने डाला। चार्ज डालने के बाद आप देखें कि इसके चारों तरफ नेगेटिव स्पेयर्स हैं जो यहाँ पर कोई भी सॉल्वेशन नहीं करेंगे, इधर भी सॉल्वेशन नहीं करेंगे। तो F माइनस पर चार्ज ज़्यादा डेंस होगा, ज़्यादा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, I माइनस पर कम होगा। तो जिस पर ज़्यादा चार्ज है वही ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र कर सकता, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज़्यादा। तो आप देखें ऐसे कि HO माइनस लिया हम लोगों ने और HS माइनस लिया। HS माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी इन प्रोटिक। प्रोटिक मीन्स पोलर प्रोटिक। और HO माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी HS माइनस से इन पोलर अपोटिक। ये हमारी बात हुई अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में एक जनरली क्या है कि आप ध्यान रखना कि इस टाइप से ले रहे हैं हम लोग CH3 माइनस, SiH3 माइनस, GeH3 माइनस, ग्रुप वाइज ले रहे हैं। इसके बाद NH2 माइनस, PH2 माइनस, AsH2 माइनस, यही होता है। और फिर HO माइनस, HS माइनस, HSE माइनस, और फिर नीचे आप बोल सकते हो कि एंटीमनी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर
टूलिरियम आ जाएगा। देन F Cl Br एंड I। ठीक, तो पोलर प्रोटिक में बात करो, पोलर प्रोटिक में ऊपर से नीचे न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी पोलर प्रोटिक में, और लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो इस तरफ भी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी। उसके कई कारण हैं। कारण ये है CH3 माइनस में जो ये नेगेटिव चार्ज है ये 2p में, Fb में भी नेगेटिव चार्ज 2p में है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, और जब न्यूक्लियस के पास आगा तो चार्ज डिस्पर्स कर जाएगा। तो CH3 माइनस में 2p पे चार्ज ज़्यादा रहा, जबकि नीचे वाला ये आपका 3p हो जाएगा, ये वाला 4p हो जाएगा। ये पोलर प्रोटिक का हुआ। यदि अपोटिक में बात करो आप, तो हम कलर चेंज कर रहे हैं, यहां पर देखें कलर चेंज कर रहे हैं, पोलर अपोटिक। पोलर अपोटिक में नीचे से ऊपर जाओगे आप, ये बात कर रहे हैं पोलर अपोटिक की, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी। यहां से यहां ऊपर मूव करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी। ये बात हुई हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी की। और फिर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे इन द स्लाइड्स आगे वाले में। ये पोलर प्रोटिक की बात हुई थी और नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नाउ नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जितनी फास्ट मूव करेगा, जितनी फास्ट जाएगा, उतनी फास्ट SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन होंगी। SN1 इसलिए होगी क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन उसमें ज़्यादा प्रमोट करेगा, और SN2 इसलिए होगी क्योंकि SN2 में जब न्यूक्लियोफाइल आके कोलाइड करता है उसी टाइम पर लिविंग ग्रुप बाहर जाता है। तो लिविंग ग्रुप जो होते हैं, ध्यान रखें आप, लिविंग ग्रुप आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिगल। लिविंग ग्रुप को हम लोग न्यूक्लियोफिगल बोलते हैं। और गुड न्यूक्लियोफिगल इज ए वीक बेस। जो वीक बेस होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। जैसे आप F माइनस ले लो, Cl, Br और I माइनस, इनके करस्पॉन्डिंग एसिड बना दो HF, यहाँ पर HI, ये आपका HCl और HBr। आप बोल सकते हो कि ऊपर से, आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रा एसिड की स्ट्रेंथ ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीकर एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और ये वाला आपका वीक बेस हुआ। वीक बेस जो होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तो न्यूक्लियोफिगल कैरेक्टर बढ़ेगा। न्यूक्लियोफिगल कैरेक्टर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे जब न्यूक्लियोफिगल कैरेक्टर बढ़ रहा है, मींस लिविंग एबिलिटी इंक्रीज कर रही है ऊपर से नीचे। ए गुड लिविंग ग्रुप इज ऑलवेज ए वीक बेस। ये तो हैलोजन की बात हुई। अब आप देखें कि जो इस टाइप के ग्रुप होते हैं, S डबल बॉन्ड O, ये भी डबल बॉन्ड O, इधर पर O और यहाँ कोई बॉन्डिंग होगी। मान लीजिए किसी तरह से ये बॉन्ड इस तरफ टूट के आया, तो आपका S डबल बॉन्ड O, ये भी O और ये O माइनस, ये रहेगा। ये नेगेटिव इन तीनों सेंटर पर रेजोनेंस कर रहा है। चार्ज तीनों पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो तीनों पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं चार्ज को। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया
1/3 डेल्टा माइनस, ये 1/3 डेल्टा माइनस, 1/3 डेल्टा माइनस, ये सारे 1/3 डेल्टा माइनस हो गए। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर गया, ज़्यादा चार्ज का मतलब ज़्यादा बेसिक और कम चार्ज का मतलब जो हुआ वो क्या हो गया, वीक बेस। तो इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं जिसके अंदर ये टूट के आता है, आप बोलते हैं कि सल्फोन्स टाइप के ग्रुप हैं, ये हमेशा गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। वो कैसे लिविंग ग्रुप है गुड, वो देखें आप यहाँ पर। जैसे एक लिखते हैं हम लोग R ऑक्सीजन, S डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, रिंग, रिंग पर हम लोगों ने ये CH3 लगा दिया। इस पर्टिकुलर ग्रुप को यदि बेंजीन पर CH3 लगी हो तो आप बोलते हो टॉलीन। तो ये वाला ग्रुप जो है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड टॉसाइल। टॉसाइल, टॉसाइल इज रिप्रेजेंटेड और एब्रिवेटेड बाई TS। तो ये आपका हो गया ROTS। इसकी रिएक्शन किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ हो रही है, जब होगी तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और OTS बाहर चला जाएगा। प्रोडक्ट इज NUR एंड OTS माइनस। OTS पर माइनस आने का मतलब हुआ कि ये बॉन्ड इस तरफ टूटा, इस O पर नेगेटिव चार्ज आया और तीनों सेक्टर में ये रेजोनेंस कर गया, 3 ऑक्सीजन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर गया, वीक बेस हो गया। वीक बेस इज गुड लिविंग ग्रुप, रिमेंबर। ऐसे ही आपका ये वाला ग्रुप BR, इसका एब्रीवेशन जो है दैट इज BS, मीन्स आप बोलोगे ROBS। BS मीन्स ब्रोमोसाइल। ब्रोमोसाइल, ब्रोमोसाइल की लिविंग एबिलिटी टॉसाइल से ज़्यादा होती है, और जितने भी ये टॉसाइल ब्रोमोसाइल हैं मीन्स SO3 वाले, इनकी लिविंग एबिलिटी हेलोजन से ज़्यादा होती है। एक ग्रुप और है, उस ग्रुप को हम लोग लिख रहे हैं OS डबल बॉन्ड O और ये CF3। दिस इज कॉल्ड ट्राईफेलेट। ट्राईफेलेट, और ट्राईफेलेट को नाम दिया अंग्रेजों ने सुपर लिविंग ग्रुप। सुपर मतलब आप समझ रहे हो, तो ट्राईफेलेट इज ए सुपर लिविंग ग्रुप। ये हमने आपसे SN1 SN2 की जनरली बात की, और भी हम लोग बात करेंगे SN1 SN2 की आगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी दैट इज ऑन स्लाइड्स, तो आप अपनी कॉपी वगैरह तैयार रखें टू नोट ऑल द थिंग्स।